प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका सेकंड चैप्टर है सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और आप लोग जानते हैं कि मैं आपके चैप्टर से जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक पार्ट होते हैं, उन्हीं का नोट्स आपके लिए लेके आता हूँ। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन आना चाहिए, और उसके बाद नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या नीड होता है। वो लोगों के बीच में इक्वालिटी लाता है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करता है, वो रूलर का पावर को चेक करता है, और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये सब उसकी नीड्स हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको ऐसी ओरली आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा जिससे आप लोगों को कोई डाउट भी ना हो, और उसके बाद अगर आप ये पढ़ते हैं एक बार तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप अपने इस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को स्टार्टिंग करेंगे तो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेंगे नेल्सन मंडेला, जो जिन्हें अफ्रीकन गांधी के भी नाम से बुलाया जाता है। वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने थे बच्चों। और जैसे कि हमारा इंडिया को ब्रिटिशर्स से 1947 में फ्रीडम मिला, उसी तरह साउथ अफ्रीका को 1994 में फ्रीडम मिला था। ठीक है बच्चों, और उन वहाँ आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा अपार्थीटेड, जिसको मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नोन एज अपार्थीटेड। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता था, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे मैं अभी फिर से दोहरा देता हूँ। जो अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन होते थे तो वो आप जानते हैं नियरली सब के सब नियरली वेरी ब्लैक इन कलर, सब पूरे काले काले टाइप के दिखते हैं ज़्यादातर। और वहीं पे जब अंग्रेज उन पे राज करते तो अंग्रेज सबको गोरे बोलते हैं, बहुत गोरे थे। तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके कलर के बेसिस पे होता था। ठीक है बच्चों, एक को ब्लैक बोला जाता था, एक को वाइट। ठीक है बच्चों, और जो ब्लैक होते थे उन्हें स्पेशल परमिट जैसे आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है कि वो वाइट के इस रीजन में काम कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारा लास्ट क्लास 8 में आपने कोलकाता के भी कोलकाता का 2 डिवीज़न पढ़ा था, दी ब्लैक एंड दी वाइट। जैसे इंडिया में उन्होंने डिवीज़न किया था वैसे ही उन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी करके रखा है। नेल्सन मंडेला को 20 अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो 28 ईयर्स दिया रहेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वो 28 ईयर 11 मंथ नियरली कुछ 18-20 डेज रहे थे, इसलिए मैंने उसको 29 ईयर्स लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते थे। ये आपका फर्स्टली इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद उसमें आपको बुक में पढ़ेंगे तो आपको यही बताएगा कि वो लोग ने ऐसा ऐसा किया, ये किया। उसके बाद आपका चैप्टर का स्टार्टिंग होगा द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, तो लास्ट क्लास में आप सभी पढ़ ही चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी से फॉर्म हुआ था अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। ठीक है बच्चों, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वॉज नेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट कंटेन 389 मेंबर्स, 15 वुमेन मेंबर्स, एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर। तो आप लोगों में से कई बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि सर ये डेट याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो ये 1994 है ना, बस याद रख लो। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है, तो बस याद रखो 2000 के स्टार्टिंग से 6 साल पहले साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था, तो वो याद हो जाएगा। अब ठीक है, अब मैं एक ट्रिक देता हूँ, याद रखना कि आप समझ लो आपका बर्थडे पड़ता है 13 दिसंबर को ना। 13 दिसंबर यानी कि 1 और 3, जिसमें से 3 माइनस कर दो तो आएगा 9 दिसंबर 1946 को उसका पहला मीटिंग हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं नियरली अगर आप देखेंगे कोई सा भी डेट उठा के नियरली जैसे 9 दिसंबर 26 ऐसे डेट्स को ही मोर इम्पॉर्टेंट दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 नवंबर को हमारा लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेल्ड हुआ था। तो उसी के तो अगर आपको ये याद रहे 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इसलिए उसको रिपब्लिक डे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में ही, लेकिन उसको अडॉप्ट किया हम लोग 26 जनवरी 1915। ये आप सब लोग जानते हैं, तो बस इसी से याद रख सकते हैं। दिसंबर से पहले आता है नवंबर, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। कई बार क्वेश्चन को दी लास्ट मीटिंग टुक प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डेट की जगह हटा के पूछ देता है व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, कब बन चुका था पूरा, तो वो इसमें भी आप यही डेट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर आपसे पूछ देता है कई बार अप्रॉक्सीमेट टाइम आपके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज आप ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते हैं आप लोग, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ही वॉज दी
ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब देखो कोई भी चीज़ आपको मैं आज एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में उतना अच्छे से तो अपने इस क्लास के स्टार्टिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन अब दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। तो एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ जिससे आपको हिस्ट्री भी आसानी से याद रहेगा और सिविक्स भी। जैसे हिस्ट्री में आप लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि पहले आपको बताएगा क्या कारण से रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्ट किस कारण से हुआ, और रिवॉल्ट होने के समय क्या क्या हुआ, किस कारण से क्या क्या हुआ, और उसका रिजल्ट क्या निकला। आप इसको इजीली याद रख सकते। आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना पेपर में लिख के आते हैं, उसका रिजल्ट क्या मिलता है। इस तरह से आप हिस्ट्री में याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने लास्ट क्लास में हिस्ट्री का रशियन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कारण से वहाँ पर रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्ट होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या हुआ था रिवॉल्ट के दौरान। ठीक है बच्चों, और लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। उसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर का स्टार्टिंग होता है साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला से, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने बताया आप कितना मेहनत करते हैं, तो वही कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, उसका अगला चीज़ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं इसको ईजिली आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे होता है इस सब को, अगर आप, क्योंकि मैं कई जानता हूँ बच्चों को आज रटते हैं कल भूल जाते हैं और पेपर में उनसे बनता नहीं है। तो सबसे पहले पेपर लिखोगे तो सबसे पहले क्या काम करने के लिए पेपर में जाते हो, लिखने का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये याद रखो। दूसरा चीज़, जो पढ़ने वाला लड़का होता है वो भर भर के लिखता है, सप्लीमेंट्री भी ले के लिखता है। तो पूरा भर भर के लिखेगा, यानी कि बहुत सप्लीमेंट्री लेगा, ज़्यादा लिखेगा, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको ऐसा इजी ट्रिक दूंगा कि आपको कुछ रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप खाली अपने से लिख के आओगे। बस जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा एक बार इसको आप खुद से पढ़ लेना, और उसके बाद जब आप रात को सोने जाओगे ना, उससे पहले एक बार एनालाइज कर लेना कि हाँ क्या क्या पढ़ा था, उसको याद रखने का क्या शॉर्ट ट्रिक है। बस मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सोवर्जन, रिपब्लिक एंड सेक्युलर। इसमें से सोशलिस्ट, सोवर्जन और सेक्युलर, जिसमें हर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि सर तीनों तो एक ही ऐसा से स्टार्ट होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसको भी देखो कैसे ईजी ट्रिक से बताऊँगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको जो बताया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी को शॉर्ट में बना के लिख देना, तो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर, बहुत सही, सुंदर सर। अब बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जो लड़का बहुत मान लो पढ़ के आता है, बहुत हो के आता है, वो अच्छे से करके आता है, वो सप्लीमेंट्री लेके एक एक आंसर को एकदम फैला फैला के लिखता है, एकदम डिटेल्ड में लिखता है, उसके बारे में 40 पूछता है, एक चीज़ तो बता के आता है 4 चीज़। उसी तरह द अनदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बिगेस्ट वन, सो बिकॉज ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल, सब एक एक चीज़ को, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, प्रोवाइजन, प्रोवाइडेड द रिलेशन अमंग लेजिस्लेशन, जितना चीज़ होता है सब चीज़ को वो जानते हो एकदम डिटेल्ड में लेके दिए गए। देखो इसलिए वर्ड डिटेल, अगर आप इतना लिख भी नहीं सकते, फंडामेंटल राइट्स लिख देना, ये तो याद रखता है। एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी आर गिवन क्लियरली एंड इन डिटेल, बस इतना लिख दोगे, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। आपके जो भी टीचर होंगे वो आपको झक मार के देंगे, आपकी मैडम जी खुश हो जाएंगे, अरे बेटा बड़ा लिख के आया, वाह बेटा दिल खुश कर दिया। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कई बच्चों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब नहीं समझ आया। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, कई आर्टिकल्स आपने सुने, धारा 307, आर्टिकल 144, ऐसे आपने सुने जिनको हिंदी में धारा बोलते हैं, धारा 144 ऐसे। तो उनको चेंज करने के लिए समझ लिए आपको धारा 307 को आपको बदलना है, तो समझ लीजिए अगर वो 1/10 ऑफ मेजॉरिटी से चेंज होता है तो उसको सिंपल बोलेंगे, मीन्स फ्लेक्सिबल। और वहीं धारा 144 को अगर आपको चेंज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसको आप लोग बोलेंगे रिजिड,
यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्सचर ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सम आर्टिकल्स कैन बी चेंज बाय सिंपल मेजोरिटी 1/3 while some cases need a special majority 2/3। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आता है पार्लियामेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री बिकॉज वी अडॉप्ट द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश, हम लोग ब्रिटिश से अडॉप्ट किए थे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ने ब्रिटिश से क्या क्या लिया, किसके यहाँ से क्या क्या लिया। आप लोग जानते हैं हमने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरे देशों के लेके फिर बनाए थे। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह एक चीज़ पार्लियामेंट को भी ब्रिटिश सरकार के उनके हिसाब से लिए, जैसे उसमें उन्हें लोकसभा, राज्यसभा एंड द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा, वो हम लोग ने अडॉप्ट किया। उसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ पे एक गोला इसलिए लगा के रखा हूँ क्योंकि इस बच्चे ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्टी कर दिया है, इसलिए अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपका पेपर में मार्क्स कटेगा। इसलिए मैंने इस बच्चे का भी यहाँ पे ऐसी गलती को दिखाया है, और आप लोग भी यहाँ पे ऐसी गलती मत कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए डेमोक्रेटिक किसे कहेंगे। इट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जानते हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच सब चीज़ मिला रहता है। डेमोक्रेटिक याद हो गया। सोशलिस्ट, सोशल से देखिए याद रखिए सोशलिस्ट यानी सोसाइटी में हमारे यहाँ के सोसाइटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रूल है, सब कोई एक समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा हमारे देश में, तो वही है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर इज नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सोशल से याद रखिए सोसाइटी यानी कि सब कोई इक्वल, बस खत्म। ठीक है, अब सेक्युलर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर स्टेट बिकॉज हियर ऑल दी पीपल आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर स्टेट की जगह आप कंट्री लिखेंगे तो वो कंट्री कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन स्टेट लिख के आएंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि कोई जो ज़्यादा अच्छे से चेक करने वाला टीचर रहेगा ना, स्टेट की जगह आपसे कंट्री लिख के आओगे ना, काट देगा। अब पूछेगा क्यों। एक स्टेट या फिर एक कंट्री, एक स्टेट बनने के लिए जानते हो बेसिक 4 चीज़ें चाहिए होते हैं। फिक्स्ड एरिया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा फिक्स्ड एरिया, फिक्स्ड पॉपुलेशन होना चाहिए फिक्स्ड। ठीक है बच्चों। तीसरा जैसे कि ये हो गया हमारा पॉपुलेशन, एरिया, फिक्स्ड, और उसके बाद एक अच्छा लीडर, और उसके बाद चौथा कंडीशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको आपको मैं अभी समझाऊंगा, वो है सोवर्जन यानी कि खुद की आर्मी होना, खुद का रूल होना, और विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर आप अपना डिसीजन ले सके। तो जो इंडियन स्टेट्स जिनको आप लोग स्टेट बोलते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बाद खुद की आर्मी तो नहीं है, तो उसको हम लोग स्टेट नहीं बोलेंगे, तो इसलिए हम लोग इंडिया को स्टेट बोलेंगे, उन लोग को प्रोविंसेस बोलेंगे, प्रोविंसेस। तो आज मैं सोच रहा हूँ आपका ये बेसिक प्रॉब्लम हो, मतलब कि स्टेट किसको कहें और प्रोविंसेस किसको कहें, इसको मैंने क्लियर कर सका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर, सोवर्जन, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इंडिया इज़ अ सोविजन स्टेट बिकॉज इट कैन टेक एनी डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद रिपब्लिक का यानी याद रख लीजिए, रिपब्लिक डे आप लोग कब मनाते हैं, 26 जनवरी। क्यों मनाते हैं हम लोग रिपब्लिक डे, मैंने पहले ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने उस दिन अडॉप्ट किया था। अब ये ज़रूरी नहीं है जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो कंट्री, हर एक कंट्री रिपब्लिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिटिश को देख लीजिए, उनको आप लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बुलाएंगे। क्यों? भले ही उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उनके यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, हेड ऑफ स्टेट यानी कि हेड ऑफ कंट्री, किंग और क्वीन है, हेरिडेटरी। अ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट द हेरिडेटरी। रिपब्लिक आप कॉन्स्टिट्यूशन तब कहेंगे रिपब्लिक, इसलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के हेड ऑफ स्टेट को हेरिडेटरी नहीं है। हेरिडेटरी मतलब होता है राजा या रानी, ठीक है, एंड इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट का हेड इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, इसलिए।
अब आपसे क्लास 9th में कुछ सोर्स पूछेंगे कि कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ सोर्स होता है, कहाँ कहाँ से आया था, क्या क्या जोड़ के बनाए थे। द एक्ट ऑफ 1935, द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से लाई थी। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या अडॉप्ट किया, क्या क्या लिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे 20 लड़के ने यहाँ पे रेड पेन से गोला बनाना भूल गया हूँ, बना दूंगा इसको भी। फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी adopted the parliament गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म GOVT होता है। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लिखना, ठीक है बच्चों। द टू हाउसेस, द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यही हमने अडॉप्ट किया था। अब उसके बाद आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग जानते हो क्या थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं इन लोग को द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, द सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू, ये सब, ठीक है। अब इरिस से हम लोग, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी इरिस एक कंट्री है, उससे हम लोग क्या हम लोग इरिस से अडॉप्ट किए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसको याद रखने का सिंपल वे, हम लोग देखते किससे, डायरेक्टली किससे देखते हैं, अपने आई से देखते हैं। आई से कहाँ से देखते हैं, इरिस से देखते हैं। आँख से तो देखते नहीं है, उसके अंदर के इरिस से हेल्प करता है हम लोग को देखने में, तो उससे याद रख सकते हैं डायरेक्टली थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसके बाद जर्मनी से क्या किए थे हम लोग अडॉप्ट, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी जर्मनी में अडॉप्ट किया गया था बाय हिटलर के दौरान इमरजेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मनी में, ठीक है बच्चों। उसके बाद द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट वॉज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हम लोग जो अमेंडमेंट में हमने आपको दिखाया फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, अमेंडमेंट प्रोसेस से ही चेंज होता है, और इसको हम लोग साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किए थे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपका वीडियो आपको पसंद आएगा आज का वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।